एपिसोड 56। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अपना नाम किसी अजनबी के मुंह से सुनकर ख्वाहिश की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, अपनी यह भयानक हंसी और अपनी यह बेफिकुल बात कहीं और करो। हमारे पास तुम्हारी फालतू बात और फालतू बकवास सुनने के लिए फालतू वक्त नहीं है। अगली बार से अगर हमें कॉल किया तो तुम्हारे घर में आकर ऐसा पीटेंगे कि किसी को कॉल करना तो दूर की बात है, किसी को देखने से भी डरोगे। कहते हुए ख्वाहिश ने कॉल कट करके मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड में रखते हुए कहा, पता नहीं कौन कौन से पागल भरे पड़े हैं दुनिया में, किसी को भी कॉल करके परेशान करते हैं। अगर अगली बार कॉल किया तो सीधा अर्थ को बता देंगे, फिर हमारे अर्थ देख लेंगे कि इस लंगूर के साथ क्या करना है। बड़ा आया हमें धमकी देने वाला। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो पछताओगी। पछताए हमारी जूती। ख्वाहिश खुद से ही मुंह बनाते हुए बात कर रही थी। तब तक उसकी कार सिंघानिया मेंशन के सामने आकर रुकी। मेंशन के आते ही ख्वाहिश का मुंह बन गया। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेंशन के अंदर जाने में कोई इंटरेस्ट ना हो। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, इरिटेटिंग पीपल्स का सामना फिर से करना पड़ेगा। कहते हुए ख्वाहिश ने अपने दुपट्टे को अच्छे से लपेटा और अंदर आने लगी। उसने अभी भी अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। ट्रेडिशनल कपड़ों में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। मेंशन के अंदर कदम रखते ही लिविंग रूम में मौजूद ईशा जी का ध्यान जैसे ही ख्वाहिश पर गया, उन्होंने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, आ गई महारानी। ईशा जी की बात सुनकर ख्वाहिश, जिसने अभी अभी अंदर कदम रखा था, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर उनकी तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल इस मेंशन की महारानी तो है हम, क्योंकि हमारे अर्थ किंग है तो हम क्वीन हुए और आप हमारी नौकरानी, तो जल्दी से हमारे लिए पानी लेकर आए। वह क्या है ना, हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ख्वाहिश की बात सुनकर ईशा जी, जो कि उसे देखकर बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी, उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने गुस्से से ख्वाहिश को उंगली दिखाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नौकरानी कहने की? समझती क्या है खुद को तू गवार? ईशा जी की बात सुनकर ख्वाहिश ने इरिटेट होते हुए कहा, सबसे पहली बात आपने खुद कहा कि हम महारानी है तो हम महारानी, तो आप नौकरानी। दूसरी बात, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें गवार कहने की? खुद की शक्ल देखी है, बिल्कुल सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारी की तरह दिखती है आप। इसलिए अगली बार से बेफिकुल में हमसे जबान लड़ने से पहले यह जरूर सोच लीजिएगा कि बदतमीजी करने में हमारा कोई जवाब नहीं है। समझ आया मिसेज ईशा सिंघानिया? कहते हुए उनकी तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाते से ऊपर चली गई। ख्वाहिश अब सिंघानिया मेंशन में किसी की बकवास नहीं सुनती थी। उसके पास उसके अर्थ है। उसके हैंडसम दादू थे, उन्होंने उसे खुली छूट दे रखी थी कि वह किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। बाकी सब कुछ वह लोग संभाल लेंगे और ख्वाहिश कहाँ पीछे रहने वाली थी। जब उसे इतनी आजादी मिली थी, वह कमर मटकाते हुए जा रही थी। ईशा जी उसे घूर कर देख रही थी। तभी किचन से बाहर आ रही आरती जी ने ईशा जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ ईशा, इतना गुस्से में क्यों लग रही हो तुम? आरती जी की आवाज सुनकर ईशा जी ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपके प्यारे बेटे की वजह से। आपके बेटे ने इस अनाथ लड़की को हमारे घर में लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है। कितनी बदतमीज है ये, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नौकरानी कहने की? हमारे घर में रहती है, हमारे टुकड़ों पर पलती है और ऐसे एटीट्यूड दिखाती है जैसे हम इसके घर में रहते हैं और इसके टुकड़ों पर पलते हैं। ईशा जी की बात सुनकर आरती जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, देखो ईशा, हमने तुमसे पहले भी कहा था कि जितना हो सके ख्वाहिश से बच के रहा करो। तुम खुद उसके साथ बदतमीजी से बात करती हो और अगर वह पलट कर जवाब दे तो इस तरह से चिल्लाती हो। गलती तुम्हारी है, तुम्हें क्या जरूरत है उसके पीछे पड़ने की? बार बार उसे अनाथ कहना बंद करो, क्योंकि अर्थ ने उसे लीगल तौर पर अडॉप्ट कर लिया है और अब उसके नाम के पीछे दिग्विजय जिंदल का नाम लगता है। आरती जी की बात पर ईशा जी ने कहा, अडॉप्ट करने से कुछ नहीं होता, रहेगी तो वह अनाथ, माँ बाप मर चुके हैं उसके। ईशा जी की बात सुनकर आरती जी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उन्होंने थोड़े गुस्से से कहा, बकवास बंद करो ईशा। कहते हुए वह वहां से चली गई। वही ख्वाहिश जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, उसके कानों में ईशा जी की आवाज सुनाई दी। उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, ना वह किसी के सामने झुकती थी, पर जब भी बात उसके पेरेंट्स की आती थी कि वह अनाथ है, उसके पास पेरेंट्स नहीं है, कहीं ना कहीं उसे अपने दिल में दर्द महसूस होता था। हालांकि अर्थ उसके लिए सब कुछ था, पर जब भी वह अपने फ्रेंड्स को उनके पेरेंट्स के साथ देखती थी,
कहीं ना कहीं उसके एक दिल के कोने में उसे ऐसा लगता था जैसे वह अभी भी अधूरी है, पर वह ये याद कर लेती थी कि उसके पास उसके हैंडसम दादू और अर्थ है। ये सोचकर वह खुश हो जाया करती थी। ख्वाहिश अभी ईशा जी को घूर ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पर तुम जानती हो ना कि वह ऐसी ही है। उनकी बातों को इग्नोर किया करो। इस आवाज को सुनकर ख्वाहिश ने पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे धानी खड़ी थी, जो कि अब 20 साल की हो चुकी थी। धानी पहले के मुकाबले काफी खूबसूरत हो चुकी थी। धानी की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, धानी दीदी, आप अपनी मॉम को समझाती क्यों नहीं है? दिन भर क्या जहर खाती रहती है? जब बोलेगी जहर उगलेगी। ख्वाहिश की बात सुनकर धानी ने कहा, ख्वाहिश प्लीज, वह मेरी मॉम है। धानी की बात पर ख्वाहिश ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, आपकी मोम है इसलिए शांत हूँ, वरना अब तक मुंह तोड़ दिया होता। जब भी घर आती हूँ इरिटेट करती रहती है, खुद मुझे महारानी रहती है, फिर वह मेरी नौकरानी हुई ना, तो फिर मेरे काम करने में क्या प्रॉब्लम है उनको? ख्वाहिश की बात सुनकर धानी ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसकी मॉम को ज्यादा ही ख्वाहिश के पीछे पड़ी रहती है। वह दोनों बात कर ही रही थी। धैर्य ने आकर ख्वाहिश को गले से लगाते हुए कहा, क्यूटी पाई, तुमने फर्स्ट प्राइज जीत लिया। धैर्य के अचानक से गले लगने की वजह से पहले तो ख्वाहिश घबरा गई, पर फिर उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके दोनों गालों को खींचते हुए धैर्य ने कहा, मैंने कहा था ना, तुम ट्रेडिशनल कपड़ों में अमेजिंग लगोगी। देखो जरा खुद को, तुम्हें देखकर सारे लड़के तुम पर फिदा हो गए होंगे। धैर्य की बात सुनकर ख्वाहिश ने खुद की तरफ देखकर एटीट्यूड से कहा, हम हर कपड़ों में ब्यूटीफुल लगते हैं, और इनफैक्ट हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की हो ही नहीं सकती। ख्वाहिश की बात सुनकर धानी और धैर्य हंसने लगे। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे है भाई भी आज कॉलेज आए थे ना? क्या लड़कियों ने देख रही थी? धैर्य की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें छोटी हो गई। उसने धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, उन सभी की आंखें निकालने का दिल कर रहा है हमारा। ऐसे घूर घूर कर देख रही थी जैसे आंखों से ही बलात्कार कर देगी। समझती क्या है वह खुद को? हमारे अर्थ को देखने का हक हमने किसी को नहीं दिया है। ख्वाहिश की बात सुनकर और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर धानी और धैर्य ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। वह दोनों जानते थे कि ख्वाहिश अर्थ के लिए कितनी ज्यादा पजेसिव है। उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उसके अलावा कोई लड़की अर्थ के करीब जाए। उसे देखना भी उसे बर्दाश्त नहीं था। ख्वाहिश के लिए अर्थ उसका सब कुछ था। पहले पहले ख्वाहिश धानी और अनु से भी काफी ज्यादा इनसिक्योर महसूस होती थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसे एहसास हुआ कि बहन भाई के बीच का रिश्ता भी सबसे प्यारा रिश्ता होता है। इसलिए अब उसे धानी और अनु के अर्थ के पास जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अगर उन दोनों के अलावा कोई और लड़की उसे अर्थ के करीब भी नजर आ जाए तो उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता था। धैर्य और धानी ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ गदाधारी भीम, शांत हो जाओ। उन दोनों की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे कैसे शांत हो जाए? जब तक हम उन लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा। उनको तो हम कल देख लेंगे, फिलहाल हम थक चुके हैं। हम अपने रूम में फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं। कहते हुए ख्वाहिश वहां से अपने रूम में चली गई। उसे जाते हुए देखकर धानी ने हंसते हुए कहा, सीरियसली कभी कभी तो समझ नहीं आता कि कौन किसके लिए ज्यादा पजेसिव है, भाई या ख्वाहिश। धानी की बात सुनकर धैर्य ने उसके बालों को खींचते हुए कहा, दोनों एक दूसरे के लिए पागल है। दोनों बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके अलावा कोई और है उनके करीब आए। ये सब छोड़ो, उनका पागलपन तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। तुम नीचे चलो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। कहते हुए धैर्य उसे खींचता हुआ नीचे लेकर आ गया। दूसरी तरफ अर्थ मुंबई के बाहर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर रुकी। कार के रुकते ही अर्थ ने दरवाजा खोला और तेज कदमों से चलता हुआ कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर आ गया। उसके पीछे ही उसके सारे बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। कुछ ही देर में अर्थ के सामने एक इंसान अपना सर झुकाकर खड़ा था। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा उन लोगों को कैसे पता चला कि वह जिंदा है? अर्थ की बात सुनकर उसके सामने खड़े आदमी ने डरते हुए कहा, पिछली बार जिस आदमी को हमने मारा था वह जिंदा बच गया था। उसी ने ये खबर उन लोगों तक पहुंचाई है। अब वह लोग जानते हैं कि मैडम जिंदा है। अर्थ ने जैसे ही यह सुना उसने गुस्से से अपनी आंखों को बंद करके दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहा, मैं हर उस इंसान को खत्म कर दूंगा
जो मुझसे मेरी ख्वाहिश को दूर करने की कोशिश करेगा, कहते हुए अर्थ ने अपने सामने खड़े इंसान की गर्दन को पकड़कर दबाते हुए कहा, तुमसे तुम्हारा काम ठीक से नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। कहते हुए अर्थ की पकड़ उसकी गर्दन पर मजबूत होती जा रही थी। वही वह आदमी अर्थ को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। अर्थ ने उसकी तरफ देखा और उसे हवा में उठा लिया। अर्थ की आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। वह लोग इस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट के 25 माली पर खड़े थे। अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मेरे किसी काम का नहीं, उसे जिंदा रहने का हक नहीं। कहते हुए उस आदमी को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही उसे आदमी के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, पर इस इंसान जगह पर उसकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं था। अर्थ ने उसकी लाश की तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, जो कोई भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा, उसे मौत को गले लगाना ही होगा। तुम मेरी इज्जत हो, मेरा जुनून हो, मेरी दीवानगी हो, तुम मेरा सब कुछ हो। कहते हुए अर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही सिंघानिया मेंशन में ख्वाहिश ने अपने कपड़े चेंज कर लिए। इस वक्त एक सिंपल सी शर्ट और ट्राउजर में वह अपने रूम में बैठकर म्यूजिक सुन रही थी। तभी उसका ध्यान साइड टेबल पर रखी हुई फोटो पर गया, जिसे दिखते ही उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। यह उसके 16th बर्थडे की फोटो थी, जिसमें अर्थ उसके साथ केक कट कर रहा था और वो अर्थ के गाल पर किस कर रही थी। ख्वाहिश ने तस्वीर उस पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, आप हमारा सब कुछ है, हमारी जिद, हमारा जुनून, हमारी जिंदगी। किसी ने भी अगर आपके और हमारे बीच में आने की कोशिश की तो हम उसे इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, पूरी तरह से बर्बाद। कहते हुए ख्वाहिश ने अर्थ की तस्वीर पर हमने होंठ रख लिए और उसकी तस्वीर को चूमने लगी। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल फिर से रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज सुनकर ख्वाहिश ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, कौन है जिसने हमारे और हमारे अर्थ के बीच में आने की हिम्मत की है। कहते हुए ख्वाहिश ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था ना पछताओगी। तुम सोचो, अगर तुम्हारा अर्थ तुमसे दूर हो जाए, अगर वह मर जाए तो क्या होगा। ख्वाहिश ने जैसे ही यह सुना उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम। ख्वाहिश की बात पर दूसरी तरफ के इंसान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे अर्थ की मौत। कहते हुए दूसरी तरफ के इंसान ने कॉल कट कर दिया। जारी है अंडरस्को एपिसोड 57। ही गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। ख्वाहिश ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम, कौन हो। कहते हुए ख्वाहिश चिल्लाने लगी, पर तभी उसे महसूस हुआ कि दूसरी तरफ के इंसान ने कॉल कट कर दिया है। जैसे ही ख्वाहिश ने यह महसूस किया, उसने गुस्से से अपना मोबाइल बेड पर पटक कर चिल्लाते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अर्थ के बारे में ऐसी बातें करने की, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए ख्वाहिश में गुस्से से साइड टेबल पर जोर से लात मारी। ख्वाहिश के लात मारते ही वहां पर रखा हुआ कुछ सामान नीचे गिर गया। ख्वाहिश को इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से की वजह से उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने अपनी आंखों को मजबूती से बंद करके खुद को शांत करते हुए कहा, ख्वाहिश तुम्हें शांत होना होगा, तुम्हारे अर्थ बहुत मजबूत है, तुम्हारे अर्थ को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और अगर किसी ने उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत की तो तुम्हारे अर्थ उसके हाथ काट देंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि ख्वाहिश खुद को समझा रही थी, पर उसे आदमी की बात कहीं ना कहीं ख्वाहिश के दिल में बस गई थी। उसके लिए अर्थ उसकी पूरी दुनिया था। अगर अर्थ को कुछ भी हो जाता तो मर जाती। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और अर्थ का नंबर डायल किया। 2-3 बार नंबर डायल करने के बाद भी अर्थ ने उसका कॉल नहीं उठाया। ये देखकर ख्वाहिश को अजीब सी बेचैनी होने लगी। अर्थ चाहे कितने भी इम्पोर्टेंट काम में क्यों ना हो, ख्वाहिश का कॉल हमेशा उठता था। ऐसा मुश्किल से काफी कम बार हुआ था जब अर्थ ने ख्वाहिश का कॉल न उठाया हो। ख्वाहिश लगातार अर्थ को कॉल कर रही थी। 10 से 12 बार कॉल करने के बाद अब ख्वाहिश को घबराहट हो रही थी। घबराहट की वजह से उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने कांपते हुए हाथों से डीजे का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से पहले ही रिंग में डीजे ने कॉल उठाते हुए कहा, बोलिए हमारी राजकुमारी। उन्होंने इतना कहा ही था कि ख्वाहिश ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हैंडसम दादू, हमारे अर्थ कहाँ है। ख्वाहिश की ऐसी आवाज सुनते ही डीजे ने परेशानी भरी आवाज में कहा, ख्वाहिश क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो है ना। ख्वाहिश ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमारे अर्थ कहाँ है, वह हमारा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। हमने उन्हें बहुत कॉल किया फिर भी उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया। हमें अभी की अभी उनसे बात करनी है।
आप अभी के अभी उन्हें कॉल कीजिए। ख्वाहिश की ऐसी आवाज सुनकर डीजे ने कहा, ख्वाहिश पहले आप शांत हो जाए, खुद को संभालिए, इस तरह से आप घबरा नहीं सकती। आप हमारी ख्वाहिश है, हमारी स्ट्रांग ख्वाहिश। छोटी छोटी बातों पर घबराना हमने आपको सिखाया नहीं है। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने रोते हुए कहा, नहीं, हमें हमारे अर्थ से बात करनी है, पहले हमारी उनसे बात करवाए, तभी हम रोना बंद करेंगे। ख्वाहिश की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसके कानों में अभी भी उस आदमी की आवाज गूंज रही थी, मैं हूं तुम्हारे अर्थ की मौत। ख्वाहिश ने डीजे की आवाज न सुनकर चिल्लाते हुए कहा, हैंडसम दादू बताए, हमारे अर्थ कहाँ है, हमें उनसे बात करनी है, अभी के अभी। डीजे ने उसे शांत करते हुए कहा, हम अभी पता करके बताते हैं कि अर्थ कहाँ है, पहले आप खुद को शांत कीजिए। कहते हुए डीजे ने कॉल कट कर दिया। ख्वाहिश के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप हमारी पूरी दुनिया पर राज करते हो, आपको कोई खरोच नहीं पहुंचा सकता, ना कोई चोट पहुंचा सकता है, आप हर किसी का सामना कर सकते हो। ख्वाहिश खुद से ही बात कर रही थी। उसने मोबाइल की तरफ देखा, डीजे ने अभी तक कॉल बैक नहीं किया था। वह डीजे के ही कॉल का इंतजार कर रही थी। वह अभी दोबारा डीजे को खुद से कॉल करने ही वाली थी कि डीजे ने ही दूसरी तरफ से कॉल कर लिया। ख्वाहिश ने जल्दी से कॉल उठाते हुए कहा, हैंडसम दादू बताए, हमारे अर्थ कहाँ है, वह ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने उसे शांत करते हुए कहा, ख्वाहिश, अर्थ किसी जरूरी काम की वजह से मुंबई से बाहर गए हुए थे, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए वह कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। हमने सबको कॉल ट्राई किया पर किसी का नंबर नहीं लग रहा है। इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थ के साथ उनकी पूरी सिक्योरिटी टीम मौजूद है। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने चिल्लाते हुए कहा, हमें कुछ नहीं पता, हमें अभी के अभी हमारे अर्थ के पास जाना है, मतलब जाना है। ख्वाहिश को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर डीजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने प्यार से कहा, आप तो हमारे समझदार राजकुमारी है ना। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने चिल्लाते हुए कहा, आप हमें उनके पास लेकर जा रहे हैं या हम खुद जाए। डीजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्थ और डीजे के प्यार की वजह से ख्वाहिश काफी ज्यादा जिद्दी बन चुकी थी। अपनी जिद कैसे मनवानी है वह अच्छे से जानती थी। आखिर में डीजे ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं, हम अभी आ रहे हैं। कहते हुए डीजे ने कॉल कट कर दिया। वही ख्वाहिश दौड़ते हुए क्लोजेट में घुस गई और जल्दी से रेडी होने लगी। उसने एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहनते हुए कहा, आपको कुछ भी नहीं हो सकता, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो हम इंसान की जान ले लेंगे। कहते हुए ख्वाहिश ने अपनी आंखों में आए आंसू की बूंद को साफ किया। बाहर आकर उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और व्हाइट स्नीकर्स पहनकर दौड़ते हुए रूम से बाहर आई। वह कॉरिडोर से भागते हुए सीढ़ियों की तरफ जा ही रही थी कि पीछे से आरती जी ने से रोकते हुए कहा, ख्वाहिश कहाँ जा रही है आप। आरती जी की आवाज सुनकर ख्वाहिश ने पीछे पलटकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, किसी को सबक सिखाने के लिए। कहते हुए ख्वाहिश सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे लिविंग रूम में आ गई। लिविंग रूम में आते ही राम जी, जो कि ख्वाहिश को देखकर अजीब सा मुंह बनाकर उसे घूर रहे थे, उन्होंने अपने बगल में बैठे अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहा, कुछ लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं होती, बदतमीजों की तरह दूसरों के घर पर घूमते रहते हैं। कोई और वक्त होता तो शायद ख्वाहिश राम जी को मुंह तोड़ जवाब देती, पर इस वक्त उसके पास फालतू टाइम नहीं था। उसने राम जी को घूरते हुए कहा, और कुछ वो को तमीज नहीं होती कि दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं, उम्र के साथ साथ वह सठिया जाते हैं। कहते हुए ख्वाहिश दौड़ते हुए लिविंग रूम से बाहर चली गई। वही उसकी बात सुनकर राम सिंघानिया गुस्से से उसे घूरने लगे। उनसे कुछ दूरी पर बैठे अक्षत को हल्की सी हंसी आ गई, पर उसने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किया। बाहर आते ही ख्वाहिश ने इरिटेट हुए कहा, हैंडसम दादू, और कितना वक्त। उसने इतना कहा ही था कि उसे अपने सामने एक लग्जरियस कार आकर रुकती हुई नजर आई। ख्वाहिश ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। डीजे पहले से ही पिछली सीट पर बैठे हुए थे। ख्वाहिश को देखकर उन्होंने परेशानी भरी आवाज में कहा, हुआ क्या है और क्या हालत बना ली है आपने अपनी। उन्होंने ख्वाहिश के लाल चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। रोने की वजह से ख्वाहिश का चेहरा लाल हो गया था। अभी भी उसकी आंखों में हल्की आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। ख्वाहिश ने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, हमें हमारे अर्थ के पास जाना है, हमें बेचैनी हो रही है।
ख्वाहिश को इस तरह से बेचैन देख डीजे ने उसे समझाते हुए कहा, ख्वाहिश आप जानती है ना कि अर्थ क्या काम करते हैं। इस काम में कई बार उन्हें हमसे दूर जाना पड़ता है और आप ये भी जानती है कि आपका अर्थ कितने पावरफुल है। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी टीम मौजूद है। अगर कोई चाहे तो भी उन्हें खरोच नहीं पहुंचा सकता, फिर आप इस तरह से क्यों डर रही है? कुछ हुआ है क्या? बताएं हमें। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने उनकी तरफ देखा और उन्हें गले से लगाकर रोते हुए कहा, किसी ने हमें कॉल किया था और कहा कि वह हमारे आज की जान ले लेंगे। कहते हुए ख्वाहिश की पकड़ डीजे पर मजबूत हो गई। वही ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने हंसते हुए कहा, तो आप इतनी छोटी सी बात पर रो रही है? आप तो हमारी स्ट्रांग ख्वाहिश है ना। आपने उसे कहा नहीं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे अर्थ की जान ले सको। उल्टा आप रोने लगी। यह क्या बात हुई? डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, हमने कहा पर हमें डर लग रहा है क्योंकि उसके कॉल करने के बाद से हमने हमारे अर्थ को कितने कॉल किए हैं पर उन्होंने कॉल नहीं उठाया। और रही बात उसे आदमी की, उसकी तो ऐसी की तैसी। बस एक बार वह हमारे हाथ लग जाए, उसकी जान ना ले ली तो हमारा नाम भी ख्वाहिश नहीं। कहते हुए ख्वाहिश ने अपने आंसू साफ किया। डीजे मुस्कुराते हुए ख्वाहिश की तरफ देख रहे थे। उन्हें ख्वाहिश की आंखों में वही पागलपन नजर आ रहा था जो उन्हें अर्थ की आंखों में ख्वाहिश के लिए नजर आता था। ख्वाहिश खिड़की से बाहर देख रही थी और उनसे 2 घंटे की दूरी पर किसी जगह पर गया हुआ था। उन्हें वहां पर पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगने वाला था। ख्वाहिश काफी ज्यादा बेचैन हो रही थी। बेचैनी से वह बार बार अपने नाखून चबा रही थी। उसकी हालत देखकर डीजे ने हंसते हुए कहा, शांत हो जाए, कुछ नहीं होगा अर्थ को। डीजे की बात पर ख्वाहिश में कुछ नहीं कहा। वह अभी भी बेचैनी से अपने नाखून चबा रही थी। आधे घंटे के बाद उनकी की कार एक सुनसान इलाके में आकर रुकी। कार के रुकते ही ख्वाहिश ने दरवाजा खोला और दौड़ते हुए बाहर आ गई। डीजे ने चिल्लाते हुए कहा, ख्वाहिश रुकिए। पर ख्वाहिश कहाँ उनकी बात सुनने वाली थी। ख्वाहिश दौड़ते हुए बाहर आ गई। उसका ध्यान कुछ दूरी पर खड़ी कार पर गया। ये किसी और की नहीं, अर्थ की कार थी। अर्थ की कार को देखते ही ख्वाहिश दौड़ते हुए सीधा कार के पास आ गई। उसने दरवाजे के पास आकर जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, अर्थ दरवाजा खोलिए। काफी देर तक हाथ मारने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब तक डीजे और उनके बॉडीगार्ड कर के पास आ गए थे। उन्होंने आसपास घूमकर देखते हुए कहा, अर्थ यहाँ पर नहीं है। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने गुस्से से पलटकर डीजे की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अगर हमारे अर्थ यहाँ पर नहीं है तो आप हमें यहाँ लेकर क्यों आए हैं? हमने आपसे कहा था ना कि हमें हमारे अर्थ के पास जाना है। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने उसे शांत करते हुए कहा, प्रिंसेस, हमें थोड़ी देर पहले ही पता चला था कि अर्थ यहाँ पर है पर वह यहाँ से कहीं चले गए हैं। हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वह किसी सीक्रेट मिशन पर गए हैं जिस वजह से उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने जोर से कार पर लात मारते हुए कहा, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह हमें बिना बताए कहीं कैसे जा सकते हैं? कहते हुए अपने बाल खींचने लगी। इस वक्त वह बिल्कुल पागल की तरह हरकतें कर रही थी। डीजे ने उसे शांत करते हुए कहा, ख्वाहिश शांत हो जाए। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हम शांत नहीं होंगे, हमें हमारे अर्थ चाहिए। कहते हुए ख्वाहिश जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी बॉडीगार्ड ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वही डीजे को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह ख्वाहिश को शांत कैसे करें। उन्होंने इरिटेट हुए कहा, पता नहीं ये नालायक लड़का कहाँ चला गया। हमारी राजकुमारी को बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है, बिल्कुल उसकी तरह बर्ताव कर रही है। अगर वह नहीं मिला तो पता नहीं हम इन्हें कैसे संभालेंगे। डीजे ने इतना कहानी ख्वाहिश ने उनके हाथ से उनका मोबाइल छीनते हुए कहा, हम खुद पता लगाएंगे कि हमारे अर्थ कहाँ है। कहते हुए डीजे के मोबाइल में अर्थ का नंबर ढूंढा और अर्थ का नंबर डायल कर दिया। 2-3 रिंग के बाद दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही ख्वाहिश ने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर अर्थ सिंघानिया, वे आर यू? ख्वाहिश को इस तरह से चिल्लाते हुए देखा का डीजे ने अपना सर पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ अर्थ, जो कि अभी भी इस खंडहर में खड़ा होकर दूर तक फैले जंगल को देख रहा था। ख्वाहिश की आवाज सुनकर उसने कुछ भी नहीं कहा। ख्वाहिश ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, हमने पूछा कि आप कहाँ हैं? आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी के आने वाले एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।
एपिसोड 58। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। ख्वाहिश के चिल्लाने की आवाज सुनकर दूसरी तरफ से अर्थ ने कुछ नहीं कहा। उसे कुछ न बोलते हुए देखकर ख्वाहिश ने चिल्लाते हुए कहा, हमने कुछ पूछा है? कहाँ है आप? कहते हुए ख्वाहिश की आंखों में आंसू और आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। दूसरी तरफ से अर्थ ने बेहद शांत लेते में कहा, मैं इस वक्त मुंबई से बाहर हूँ। आप क्यों इस तरह से गुस्सा कर रही है? हुआ क्या है? ख्वाहिश ने रोते हुए कहा, आप हमें बिना बताए क्यों चले गए? आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप मुंबई से बाहर जा रहे हैं? हमेशा तो आप हमें बता कर जाते हैं ना, और आपने हमारा कॉल क्यों नहीं उठाया? हमने आपको 50 से ज्यादा बार कॉल किया है, जबकि आप एक बार में ही हमारा कॉल उठा लेते थे, फिर आज आपने हमारा कॉल क्यों नहीं उठाया? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर ख्वाहिश को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्या आपके पास जवाब नहीं है? हमें अभी के अभी वीडियो कॉल कीजिए, हमें आपको देखना है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने बेहद सर्द लहजे में कहा, ख्वाहिश इस वक्त मैं बाहर हूँ। मैंने कहा ना, मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकता। मैं बाद में आपको कॉल करूंगा। कहते हुए अर्थ ने कॉल कट कर दिया। वही ख्वाहिश ने जैसे ही महसूस किया कि अर्थ ने कॉल कट कर दिया है, उसकी आंखों में आंसू नजर आने लगे। उसने चिल्लाते हुए कहा, आप इस तरह से हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कहते हुए ख्वाहिश डीजे का मोबाइल नीचे पटकने ही वाली थी कि डीजे ने जल्दी से उसके हाथ से अपने मोबाइल लेते हुए कहा, ख्वाहिश ये हमारा मोबाइल है। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है ना कि अर्थ कहाँ है, पर आप हमें बता नहीं रहे हैं। ठीक है, मत बताए, हम खुद पता लेंगे। हमारा नाम भी ख्वाहिश है। हमें अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। कहते हुए ख्वाहिश गुस्से से जाकर कार में बैठ गई। डीजे ने खुद से कहा, है भगवान, कैसे संभाले हम इन दोनों को? एक आग है तो दूसरा ज्वालामुखी। बस तू ही संभाल सकता है भगवान इन दोनों को। कहते हुए डीजे भी जाकर कार में बैठ गए। कुछ ही देर में उनकी कार वापस सिंघानिया मेंशन की तरफ चल पड़ी। ख्वाहिश पूरी कार में चुपचाप बैठी हुई थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। डीजे उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। डीजे समझ गए थे कि ख्वाहिश नाराज हो चुकी है। उन्होंने प्यार से कहा, हमारी राजकुमारी हमसे नाराज है। हमारी राजकुमारी को चॉकलेट चाहिए क्या? डीजे की बात पर ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा। अब तक वह लोग सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। मेंशन के सामने कार के रुकते ही ख्वाहिश ने दरवाजा खोला और बिना डीजे की तरफ देखे वहां से तेज कदमों से चलती हुई सीधी मेंशन के अंदर चली गई। उसे इस तरह से खुद को इग्नोर करके जाते हुए देखकर डीजे ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है नालायक लड़के। तुम्हारी वजह से आज हमारी राजकुमारी में हमें इग्नोर किया है। इसका बदला हम तुमसे लेकर रहेंगे। कहते हुए डीजे ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कार वापस इस खंडहर की तरफ मोड़ दो। डीजे की बात सुनकर ड्राइवर ने अपना सर हिलाया और कार उस खंडहर की तरफ मोड़ दी, जहां से वह अभी अभी आए थे। वही मेंशन के अंदर आते ही दौड़ते हुए लिविंग रूम से होती हुई सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। वह ऊपर जा ही रही थी कि सीढ़ियों से नीचे आ रहे अक्षत से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। ख्वाहिश नीचे गिरती इससे पहले अक्षत ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? कहते हुए अक्षत की पकड़ ख्वाहिश की नाजुक से कमर पर मजबूत हो गई, जिसके चेहरे पर गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं नजर आ रहा था। उसने झटके से अक्षत को खुद से दूर किया और दोबारा उसी तरह से तेज कदमों से चलती हुई ऊपर जाने लगी। अक्षत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसने खुद से कहा, कितनी अजीब है ये लड़की। कहते हुए वह भी नीचे आ गया। वही ख्वाहिश ने अपने रूम में आकर गुस्से से रूम का सारा सामान तोड़फोड़ करते हुए कहा, आप हमसे इस तरह से दूर नहीं जा सकते अर्थ। हम आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे। आप सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, ना आपको किसी और को होने देंगे। आप हमारे अलावा किसी और के करीब नहीं जा सकते हैं। ख्वाहिश ने लगभग पूरे रूम का सामान तोड़ दिया था, पर अभी भी उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। काफी देर बाद ख्वाहिश ने अपने रूम की हालत देखी। उसका अच्छा खासा रूम मुझे काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। अब किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। ख्वाहिश ने मिरर के सामने जाकर खुद को देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमें पता है कि आप कैसे आएंगे मिस्टर अर्थ सिंघानिया। कहते हुए ख्वाहिश ने साइड टेबल पर रखा हुआ फ्लावर उठाकर सीधा मिरर पर दे मारा।
अगले ही पल मिरर चकनाचूर होकर जमीन पर गिर गया। ख्वाहिश ने मुस्कुराते हुए नीचे बैठकर मिरर के टुकड़े को उठाते हुए कहा, अब तो आप आएंगे ही, कहते हुए टुकड़े को अपनी हथेली में हल्का सा चुभा दिया। उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उसने देखा तो उसकी हथेली से हल्का हल्का खून निकल रहा था। ख्वाहिश ने अजीब से मुस्कुराहट के साथ कहा, मोहब्बत नहीं है तो क्या हुआ, दीवानगी तो है ना हम आपकी, हमारे लिए वही काफी है, कहते हुए ख्वाहिश जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी नीली आंखें इस वक्त आंसुओं की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ख्वाहिश ने अपने हाथ की तरफ देखा, उसके हाथ से बहुत कम खून निकल रहा था, जिसके पीछे की वजह थी कि उसने बेहद हल्की सी कट लगाई थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसे उसकी इस गलती की पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी। अर्थ सब कुछ बर्दाश्त करता था, सिर्फ इस बात को छोड़कर कि ख्वाहिश खुद को नुकसान पहुंचाए, उसकी गलती की वजह से उसे चोट पहुंचे। अर्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ख्वाहिश की हेल्थ थी। ख्वाहिश ने अपने हाथ की तरफ देखा और साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाकर उसने जल्दी से कई सारी फोटोज क्लिक करके अर्थ के नंबर पर सेंड कर दी। उसमें धीरे से कहा, अब तो आपको यहाँ पर आना ही होगा ना अर्थ हमारे पास, उसके बाद चुन चुन के बदला लेंगे, कहते हुए ख्वाहिश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ अर्थ अभी भी इस कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा था। तभी डीजे ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप कब तक प्रिंसेस से उनकी सच्चाई छुपाएंगे, उन्हें अपनी सच्चाई जानने का पूरा हक है। कुछ साल पहले हमें लगा था कि उनका कोई नहीं बचा है और उनके पास उनका पूरा परिवार। डीजे ने इतना कहा ही था कि अर्थ ने चिल्लाते हुए कहा, उसका परिवार सिर्फ आप और सिर्फ मैं है, उसे किसी और की कोई जरूरत नहीं है, समझ आया आपको। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने कहा, तुम्हारे और मेरे इनकार करने से सच बदल नहीं जाएगा। अर्थ सच यही है कि उसके पास उसका पूरा परिवार है, और उससे भी बड़ा सच यह है कि पिछले 6 साल से यह बात पता होने के बावजूद तुमने उसे उसके परिवार से दूर रखा है। उसके परिवार को उससे दूर रखने की तुम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो। उसे हर एक इंसान को खत्म कर रहे हो जो उसे तुमसे दूर करने की वजह बनेगा। आखिर कब तक करते रहोगे आप सब कुछ। डीजे की बात है सुनकर अर्थ ने बेहद डरावनी हंसी के साथ कहा, जब तक कर सकूंगा तब तक करूंगा, और उसके बाद अगर फिर भी उन लोगों ने मेरी ख्वाहिश को मुझसे दूर करने की कोशिश करना बंद नहीं किया तो उन सब की जिंदगी तबाह कर दूंगा, यह मेरा वादा है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने उसे शांत करते हुए कहा, अर्थ शांत हो जाए, आपको पता है कि आपके इस फालतू के एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारी प्रिंसेस कितना रो रही थी, वह कितनी ज्यादा घबरा गई थी, आप सोच भी नहीं सकते कि रो रो कर उन्होंने अपनी हालत क्या कर ली है। डीजे ने इतना कहा ही था कि अर्थ के कानों में मैसेज की नोटिफिकेशन सुनाई दी। वह समझ गया था कि ख्वाहिश का मैसेज होगा, क्योंकि उसने ख्वाहिश के कॉल पर उसके मैसेज पर अलग अलग रिंगटोन से की हुई थी, जो कि बाकी कॉन्टैक्ट से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। अर्थ ने जल्दी से व्हाट्सएप ओपन करके देखा तो वहां पर ख्वाहिश ने कुछ तस्वीरें भेजी हुई थी और नीचे कैप्शन में कुछ लिखा हुआ था। अर्थ ने जैसे ही पहली तस्वीर खोली, उसकी आंखें छोटी हो गई। पहली तस्वीर में एक हाथ था जिस पर बैंडेज की गई थी, और दूसरी तस्वीर में वही हाथ था जिस पर बैंडेज खोलकर चाकू रखा गया था। अर्थ और डीजे दोनों हैरानी से मोबाइल में देख रहे थे। अगले ही पल अर्थ का जब एहसास हुआ कि यह क्या है, उसने चिल्लाते हुए कहा, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, कहते हुए अर्थ की पकड़ मोबाइल पर मजबूत हो गई। वहीं अब तक डीजे भी समझ गए थे कि ख्वाहिश ने क्या किया होगा। उन्होंने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अर्थ हमें प्रिंसेस को समझाना होगा, वह इस तरह से गुस्से में पागलों की तरह हरकतें नहीं कर सकती। अगर कट ज्यादा गहरा हुआ तो हमें जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना होगा, कहते हुए डीजे दौड़ते हुए कंस्ट्रक्शन साइट से नीचे उतरकर कार की तरफ चले गए। वहीं अर्थ ने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वह ख्वाहिश पर फिर से गुस्सा करके उसे डरना नहीं चाहता था। हालांकि गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, पर फिलहाल वह इस सब के लिए वक्त लेना चाहता था। अर्थ ने कार की पिछली सीट पर बैठते हुए कहा, जल्दी से कार को सिंघानिया मेंशन की तरफ लेकर चलो। अर्थ का ऑर्डर सुनकर ड्राइवर ने अपना सर हिला दिया और कार फुल स्पीड के साथ सिंघानिया मेंशन की तरफ दौड़ा दी। अर्थ के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। उसने गुस्से से अपने हाथों को मजबूती से बांधते हुए कहा, आपको इसकी पनिशमेंट मिलकर रहेगी ख्वाहिश, आपको इसकी पनिशमेंट मिलकर रहेगी, कहते हुए अर्थ ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वही ख्वाहिश अपने रूम में बेड पर बैठकर अपने हाथों की तरफ देख रही थी। उसने खुद से कहा, कितनी देर हो गई पर अभी तक अर्थ यहाँ पर नहीं आए।
हमने तो उनके लिए हाथ ही काट लिया, फिर भी उन्हें हमारी कद्र नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे अर्थ तो हमें भूल जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वह सिर्फ हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, कहते हुए उठकर खड़ी हो गई। अगले ही पल उसके कान में जोर की आवाज के साथ दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठकर देखा तो इस वक्त दरवाजे पर गहरी गहरी सांस लेता हुआ अर्थ खड़ा था, जिसके चेहरे पर दुनिया जहां का गुस्सा नजर आ रहा था, पर ख्वाहिश ने तो जैसे उसके गुस्से को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अर्थ को देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तेज आवाज में कहा, अर्थ। इतना कहते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। अर्थ ने ख्वाहिश को दोनों बाजू से पकड़कर दीवार से सटाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अर्थ की पकड़ ख्वाहिश की बाजू पर मजबूत हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वह इस वक्त बेहद डरावना लग रहा। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने डरने की जगह पर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, हमारा दिमाग पहले से खराब है और अब कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है, और आज जो कुछ भी आपने किया है उसके बाद और भी ज्यादा। क्या जरूरत थी हमसे झूठ बोलकर मुंबई से बाहर जाने की? क्या जरूरत थी यह सब कुछ करने की? आपको पता भी है कि बस एक फोन कॉल ने हमारी क्या हालत कर ली थी। अगर एक बार हमें वह इंसान मिल जाए तो कसम से उस इंसान की ऐसी हालत करेंगे, ऐसी हालत करेंगे कि वह किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं बचेगा। उसकी आत्मा भी कांप जाएगी। उसे इतना टॉर्चर करेंगे। ख्वाहिश की बातें सुनकर अर्थ की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि जो कुछ भी ख्वाहिश कह रही थी यह इनडायरेक्ट अर्थ को लग रहा था, क्योंकि कॉल करने वाला इंसान कोई और नहीं अर्थ का खुद का आदमी था। मैंने कहानी के पास चैप्टर में जाकर देखा तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉपी है, तो आप लोग क्यों कॉपी पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तुम लोगों को जवाब देने के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, खुद को कुछ आता नहीं है, दूसरों के पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाओ। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।